Assalamualaikum everyone, this is Hafsa Mohammed Asif, your business and accounting instructor. अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया था और चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था टिल सोशल एंटरप्राइज के हमने बेनिफिट्स और चैलेंजेस भी डिस्कस किए थे। आज हमने स्टार्ट करना है इंट्राप्रेन्योर से। अच्छा देखें, इंट्राप्रेन्योर क्या होता है। इंट्राप्रेन्योर कंपनी का एम्प्लॉय होता है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरिकल स्किल्स होती हैं, उसके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं, उसका स्किल सेट अच्छा होता है, क्वालिफाइड होता है, कॉन्फिडेंट होता है, उसके अंदर मैनेजिंग एबिलिटीज़ होती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। इस तरीके का अगर कोई बंदा है जिसके अंदर इस तरीके की एंटरप्रेन्योरिकल स्किल्स हैं, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब बिज़नेस क्या करता है, बिज़नेस अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर उसको डिसीजन मेकिंग की पावर देता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है उस एंटरप्रेन्योर को, ताकि वो अपनी स्किल्स का प्रॉपर यूज़ कर बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचा सके। इन अ सेंस कि बिज़नेस के लिए न्यू आइडियाज़ ढूंढ सके, न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर सके या न्यू प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आ सके। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एन एंटरप्रेन्योर इज़ एन एम्प्लॉय within a company who acts like an entrepreneur developing new ideas, products or project for the organization. इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इनटू डिफरेंट टास्क। अगर हम लेट्स से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें एक पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कपड़ा पहले आएगा, उसको वॉश करेंगे, फिर उसको कट करेंगे, फिर उसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे, फिर जो प्रिंट करना है वो। तो ये इस प्रोडक्शन प्रोसेस में देखिए कितने सारे टास्क हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या करता है, इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को डिफरेंट टास्क में प्रोवाइड कर देता है और हर टास्क को एक पर्टिकुलर वर्कर या ग्रुप ऑफ वर्कर्स को असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे स्टिचिंग के लिए कुछ अलग वर्कर्स होंगे जो सिर्फ स्टिचिंग का काम करते होंगे, कटिंग के लिए कुछ अलग वर्कर्स होंगे जो सिर्फ कटिंग का ही काम करते होंगे, और प्रिंटिंग डाइंग के लिए अलग वर्कर्स होंगे जो सिर्फ यही काम एक पर्टिकुलर टास्क ही कर रहे होंगे। मतलब उनको एक टास्क ही असाइन हुआ है। ऐसा नहीं है एक वर्कर स्टिचिंग भी कर रहा है, डाइंग भी कर रहा है, पैकिंग भी कर रहा है, उसको डिलीवर हर काम वही कर रहा है। नहीं, पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है और हर टास्क एक पर्टिकुलर टीम या एक पर्टिकुलर वर्कर ही कर रहा होता है। डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन अकर होती है। स्पेशलाइजेशन का मतलब है मींस फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। एक टाइम पर एक स्पेसिफिक टास्क को ही फोकस किया जाए, इसका मतलब स्पेशलाइजेशन है। और स्पेशलाइजेशन की वजह से बंदा क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, एक्सपर्टीज अचीव हो जाती है उसकी उस पर्टिकुलर टास्क में। जैसे एक बंदा रोज़ ही स्टिचिंग का काम ही करता रहेगा तो एक वक्त आएगा कि वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी लेवल, उसका प्रोडक्टिविटी लेवल उस चीज़ में इम्प्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से वेस्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टाइम भी कम लगेगा उसको वो काम करने में, क्योंकि वो रोज़ ही वही काम कर रहा होता है। अब देखें, डिवीजन ऑफ लेबर के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये है कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक बंदा रोज़ रोज़ सेम टास्क को रिपीट करने की वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क और उसका स्पीड भी उस टास्क में इम्प्रूव हो जाएगा। तो अब रिलेटिवली उसको कम रिसोर्सेज और कम टाइम रिक्वायर्ड होगा, इसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। फिर टाइम सेविंग के वर्कर्स स्विच नहीं करेंगे, वो उसको एक ही काम करना है, वो उसी पर ही लगा रहेगा। ऐसा नहीं है उसको मल्टीपल टास्क करने, तो उसको स्विच नहीं करना पड़ेगा अपने कामों में। एक ही टास्क पर ध्यान देना है, एक ही टास्क पर फोकस करना है और उसी को बार बार अटेम्प्ट करना है। फिर है यूज़ ऑफ मशीनरी। जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो फिर मशीनरी भी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है स्पेसिफिक टास्क के लिए, जिसकी वजह से कंपनी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो पर यूनिट कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाती है, और लॉन्गर टर्म में इसका कंपनी को फ़ायदा भी होता है, और ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से कंपनी ज़्यादा सेल्स भी कर सकती है, जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इम्प्रूव हो सकती है। फिर है हायर आउटपुट, क्योंकि स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो वेस्टेज कम। जब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाएगी तो आउटपुट ज़्यादा क्रिएट होगा, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये है मोनोटनी, कि रोज़ ही बंदा एक
टास्क रिपीट कर करके रिपीटेडली एक ही टास्क परफॉर्म करके वो क्या आएगा, एक वक्त आएगा कि वो अपने काम से बोर हो जाएगा, और जैसे ही वो बोर होना शुरू हो जाएगा फिर उसकी मोटिवेशन भी कम हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर बाद में अगर ये कंटिन्यूस रहा तो फिर बाद में क्या होगा, उसका एफिशिएंसी लेवल भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि बंदा रोज एक ही टास्क कर रहा है तो वो मल्टीटास्क नहीं है, तो फिर वो दूसरे टास्क परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहेगा, तो वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि फिर वो अपने स्किल सेट को, अपने काम को स्विच कर ले बिटवीन दी अदर टास्क, क्योंकि वो रोज ही एक काम कर रहा है तो उसको वही काम आता है, फिर उसको बाकी काम नहीं आएंगे। इससे ये भी नुकसान होगा कि जो बिजनेस है ना उसकी डिपेंडेंसी ऑन वर्कर्स इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टिचिंग टीम ने छुट्टी कर ली, या उसमें कोई भी वर्कर बीमार हो गया या नहीं आ सका, या वो स्ट्राइक पे चलेगा, तो फिर वो उनका काम कोई और डिपार्टमेंट का बंदा या कोई और टास्क अटेम्प्ट करने वाली टीम नहीं कर सकती, क्योंकि उनको वो काम आएगा ही नहीं। फिर है ओवर डिपेंडेंसी, यही मैंने आपको बताया अभी कि कंपनी की डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक वर्कर या एक टीम पर्टिकुलर वही काम कर रही है, उसको बाकी काम अटेम्प्ट करना नहीं आते, तो उनमें किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो नहीं आते तो उसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि दूसरी टीम द अदर टीम इज़ नॉट एबल टू डू दैट टास्क। फिर है लॉस ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, वर्कर्स लूज द एबिलिटी टू मेक अ कंप्लीट प्रोडक्ट देमसेल्फ, क्योंकि देखें डिवीजन ऑफ लेबर है, वर्कर एक स्पेसिफिक टास्क कोई परफॉर्म करे तो उसको सिर्फ वही काम आता है, वो फिर पूरा प्रोडक्ट खुद नहीं बना सकता, तो क्राफ्टमैनशिप का लॉस हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान is a written document that outlines company's goals, strategies, target market, financial projections and the step needed to achieve success। business plan क्या होता है, एक complete document होता है जिसके अंदर business अपने aims और goals को highlight करता है कि उसका गोल क्या है, कितनी सेल्स, कितना प्रॉफिट उसने अचीव करना है इन द कमिंग ईयर्स। फिर अकॉर्डिंग टू द एम्स एंड गोल्स स्ट्रैटेजीज होती हैं कि बिजनेस किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर अपने गोल्स और एम्स को अचीव करेगा। फिर टारगेट मार्केट के उसका टारगेट कहाँ पर पोटेंशियल कस्टमर है, कौन से रीजन में सेलिंग करेगा, कितने उसके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, प्रॉपर उनकी डिटेल्स होती हैं। फिर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के कैपिटल कहाँ से रेज होगा, किन किन चीज़ों पर कितना कैपिटल एलोकेट होगा और कितना कैपिटल वहाँ पर इन्वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का क्या बजट होगा और फाइनेंस का क्या बजट होगा, ऑपरेशंस का क्या बजट होगा, फ्यूचर जो उन्होंने चेंजेस करनी है इन द बिजनेस उसके लिए क्या कैपिटल पीछे बचा होगा, एंड द स्टेप नीडेड टू अचीव सक्सेस। और फिर उसमें प्रॉपर एक प्लानिंग, एक स्टेप वाइज प्लान गिवन होता है, फिर इसको इस तरीके से इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़े से हम लिख भी लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस प्लान के अंदर इंक्लूड होती हैं। बिजनेस प्लान इंक्लूड्स, देखिए सबसे पहले बिजनेस प्लान के अंदर होता है प्लान का सब टाइटल या प्लान का टाइटल होता है। उसके बाद समरी होती है, एग्जीक्यूटिव समरी होती है कि कौन बिजनेस के ओनर्स वगैरह होंगे, कौन कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, क्या सब उस चीज़ की डिटेल होती है। फिर कंपनी डिस्क्रिप्शन कि कंपनी का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज़ की कंपनी है। देन बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि कंपनी क्या सेल करेगी, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा गैप है जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर कर कंपनी मार्केट में फिल कर रही है। देन कंपटीटर एनालिसिस होगा कि इस मार्केट में लो कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है, या मेजर सेलर कौन है, मेजर मार्केट होल्डर कौन है, कितने किस तरीके का इन्वायरमेंट है इंडस्ट्री का, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। देन बिजनेस का टारगेट मार्केट या टारगेट ऑडियंस, देन उसका मार्केटिंग प्लान होगा कि किस तरीके से वो अपनी मार्केटिंग को, अपने प्रमोशन को, अपनी एडवर्टाइजिंग को, अपनी रिसर्च को एग्जीक्यूट करेंगे। देन फाइनेंशियल समरी, थीम एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस के फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी तो फिर फाइनेंस कहाँ से रेज किया जाएगा। तो बिजनेस प्लान के अंदर इन सारी चीज़ों की डिटेल होती है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो बिजनेस की थ्रू आउट सारी चीज़ों के एम्स, गोल्स और किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, की स्टाफ सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें मैंशन होती है। तो इसके भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं और अगेन
बिजनेस में हर चीज़ के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती है। तो बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस प्लान क्या है कि अगर आपके पास पहले से ही एक प्लान मौजूद है, पहले से ही आपने कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च, कॉम्प्रिहेंसिव वर्किंग करी हुई है, तो फिर बिजनेस के पास क्या होता है, क्लियर डायरेक्शन होता है। उनको पता है कि उन्होंने क्या अचीव करना है, उनके गोल्स जो हैं, उनके टारगेट जो हैं, वो बहुत क्लियरली पूरी टीम को पता है। और एंटरप्रेन्योर फिर जो बिजनेस को मैनेज कर रहा होगा वो फोकस रहेगा उन ऑब्जेक्टिव्स को या उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि उसका डायरेक्शन पहले ही क्लियर है, तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर काम करता रहेगा। फिर अगर आपका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, रियलिस्टिक है, तो फिर ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। अगर आप एक रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बैंक्स को, इन्वेस्टर्स को, एंजल इन्वेस्टर्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट को, तो वो ये रियलिस्टिक और एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा बिजनेस प्लान उनको अट्रैक्ट करता है और वो फिर बिजनेस में फंडिंग करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। जब हमारे पास एक क्लियर डायरेक्शन अवेलेबल होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स और एम्स क्लैरिफाइड होंगे, तो ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा मैनेजमेंट को और उनके डिसीजन वेल इन्फॉर्म्ड होंगे। फिर मॉनिटर प्रोग्रेस। अब देखिए हमारे पास ये हमारा बेंचमार्क है बिजनेस का, लेट्स से कि उसको 50% सेल्स ग्रो करनी है इन द नेक्स्ट 2 years, तो उसके पास बेंचमार्क अवेलेबल है, तो वो अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकता है कि भाई इस ईयर के एंड पे कितनी सेल्स हुई हैं, क्या ये टारगेट वो अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या क्या ऐसी चेंजेस की ज़रूरत है जो हेल्प करें इन टारगेट को फ्यूचर में अचीव करने के लिए। तो प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती हैं। क्या लिमिटेशंस क्या है? अनसर्टेनिटी, कि फ्यूचर मार्केट कंडीशंस को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। फ्यूचर मार्केट कंडीशन डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे रिसेंट ईयर्स में बिजनेस ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई थी, लेकिन अचानक से कोविड पेंडेमिक आ गया, तो ये किसी को भी नहीं पता था कि इस तरीके का पेंडेमिक आ जाएगा और पूरी दुनिया क्लोज हो जाएगी। और इसमें क्या हुआ, अनसर्टेनिटी थी, किसी को पता नहीं था, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था इस तरीके का पेंडेमिक आएगा। तो ये चीज़ जब हुई तो बिजनेस प्लान क्या होगा, सारे बिजनेस प्लान फेल हो गए, क्योंकि ये तो कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा था। और इतनी अनसर्टेनिटी की वजह से चाहे जितनी भी एक्सपर्ट्स हों, जितनी भी रिसर्च हुई हो, उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट लगी हो उस बिजनेस प्लान के अंदर, वो फ्यूचर अनसर्टेनिटी की वजह से क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। फिर है टाइम कंज्यूमिंग, कि इस प्लान को बनाने के लिए, जैसे हमने बताया कि बिजनेस प्लान में इतनी सारी चीज़ों को हमने कवर करना है, सबके ऊपर बात करनी है, तो ये एक डिटेल प्लान है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, तो इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट और एक्सपर्टीज़ भी रिक्वायर्ड है। तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसको बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक डिटेल प्लान है। फिर कॉस्टली, क्योंकि ज़ाहिर है कोई आम इंसान तो नहीं बनाएगा, एक्सपर्ट्स बनाएंगे, प्रॉपर रिसर्च होगी, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर कॉस्ट लगेगी, आपको एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे, उनको आपने पे करना पड़ेगा ताकि वो एक अच्छा बिजनेस प्लान बना के दे सकें। फिर है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कभी कभार बिजनेस इतने रिजिड हो जाते हैं, इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि एक ही प्लान फॉलो करने के चक्कर में वो जो मार्केट में चेंजेस हो रही होती हैं, जो रियल लाइफ सिनेरियो में चेंजेस हो रही थी, उसको अडेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको लॉस भी इनकर करना पड़ सकता है। तो ये है कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, उसी को फॉलो करने में लगे रहते हैं और चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। बल्कि एक और छोटी सी चीज़ हमारे पास थी जो हमने डिस्कस नहीं की है, इम्पैक्ट ऑफ मोर बिजनेसेस इन द इकोनॉमी। अब देखें, इम्पैक्ट की बात हो रही है और बिजनेसेस इन द इकोनॉमी, जितने ज़्यादा बिजनेस होंगे इकोनॉमी के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे। यहाँ पर पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं कि जो इकोनॉमी के अंदर अगर जितने बिजनेस ज़्यादा होंगे उससे होगा क्या, जितने ज़्यादा बिजनेस एक कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर होंगे, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, हायर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, लोगों के पास जॉब्स अवेलेबल होंगी। जब लोगों के पास जॉब्स अवेलेबल होंगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। जब जॉब्स अवेलेबल हैं, हर कोई कमा रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, तो उस कंट्री के अंदर, उस इकोनॉमी के अंदर क्राइम रेट कम होगा। और फिर जब जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, तो गवर्नमेंट को उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनके रिसोर्सेज भी बच जाते हैं। फिर ये है, जो बिजनेसेस होंगे प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होगी, उनकी चॉइसेस ज़्यादा अवेलेबल होंगी,
मोर चॉइसेस होंगी कंज्यूमर्स के पास, और जब वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो चांसेस हैं कि अगर एक अच्छा प्रोडक्ट होता है तो उसको कंट्री एक्सपोर्ट कर एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी, फॉरेन करेंसी भी अर्न कर सकता है और अपनी कंट्री का जीडीपी इम्प्रूव कर सकता है। फिर ये है कि जो बिजनेस होगा वो ऑपरेट कर रहा है तो गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करेगा, तो गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट टैक्स से ही अर्न करती है, तो गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ भी क्या होंगे, टैक्स जब बिजनेसेस देंगे तो गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ भी इंक्रीज होंगे। बट अगैन इसकी कुछ नेगेटिव साइड भी है, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। जैसे जितने बिजनेसेस ज़्यादा होंगे उतना पोल्यूशन ज़्यादा होगा, और बिजनेसेस जितने ज़्यादा होंगे वो रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, तो जो कंट्री की रिसोर्सेज हैं वो तेज़ी से स्पेंड होते रहेंगे, तो मोर डिप्लीशन ऑफ। फिर ये भी हो सकता है कि बिजनेसेस हों तो वो नेगेटिव प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हों, या फिर वो टैक्स इवेजन्स कर रहे हैं। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो गए और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो गए ऑफ बिजनेसेस ऑन द इकोनॉमी। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद चैप्टर नंबर 2, दैट इज बिजनेस स्ट्रक्चर्स। अब देखें बिजनेस स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमारे पास 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है बेसिकली इन्वॉल्व होता है इन द एक्सट्रैक्शन एंड द यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितनी भी रिसोर्सेज हमें नेचुरली अवेलेबल हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में, उनको बाहर निकालने में, उनके यूज़ में जो सारे सेक्टर्स आते हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्लासीफाई होते हैं। जैसे फार्मिंग हो गई, जैसे फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, ये सारे रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, नेचुरली हमें लैंड से मिलते हैं, तो इसीलिए जो ये सारी इंडस्ट्रीज प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्लासीफाई होती हैं। फिर हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल परचेज करता है और फिर उसको फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। बेसिकली इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर कर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर एक फिनिश प्रोडक्ट या सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे कॉटन ली, उसको थ्रेड में कन्वर्ट या क्लॉथ में कन्वर्ट किया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट आ गया। देन हमारे पास टर्शरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर जो है कंप्लीटली सर्विसेज की प्रोविजन में इन्वॉल्व होता है, जैसे टीचिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, ऑडिट हो गया, ये सारी सर्विसेज हैं जो कि दी जाती हैं, तो ये सर्विसेज टर्शरी सेक्टर के अंदर क्लासीफाई होंगे। देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहाँ पर एक कंट्री के अंदर प्राइमरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस डिक्लाइन हो रही हो और सेकेंडरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस कम हो रही हो, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर होता है। जैसे इंडिया बहुत बड़ी एग्जांपल है। रिसेंट टाइम्स में इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो कर रहा है। वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस कम और इंडस्ट्रीज ज़्यादा लग रही हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे गुड्स की प्रोडक्शन एंड सर्विसेज में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर कम हो रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जब एक कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऑप्ट करता है तो फिर वहाँ पे फैक्ट्रीज लगना ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा मशीनरी एंड मास प्रोडक्शन, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन की जाती है। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन आती क्यों है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों आकर होती है। तो हमारे पास पहला रीज़न है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग गांव देहातों से शहरों की तरफ जा रहे हैं, इम्प्रूव्ड एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो उनके पास नए आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है। और ये है कि डिमांड फॉर गुड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जब डिमांड जनरेट होना शुरू हो जाए, ये भी एक रीज़न है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों आकर होती है, सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों एक कंट्री में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। या कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि खुद कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करने को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, जैसे इंडिया के अंदर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि वो लोगों को फंड कर सकें और लोगों को इनकरेज कर सकें कि वो अपने ही मुल्क में प्रोडक्ट बनाएं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से भी ये होता है कि अगर बाहर से कोई कंपनी आपके मुल्क में इन्वेस्ट करती है और उसकी प्रोडक्शन शुरू करती है, तो ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक रीज़न है। लास्ट टॉपिक आज का डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हमारे पास 3 टाइप की इकोनॉमीज़ है, मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड या कमांड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पर
सारे डिसीजंस रिसोर्स एलोकेशन के, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, ये कौन लेता है? ये प्राइवेट सेक्टर लेता है, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग प्राइवेट सेक्टर के पास होती है। और प्राइवेट सेक्टर के पास जब मार्केट इकोनॉमी में पावर होती है तो ये रिसोर्स एलोकेशन और प्रोडक्शन प्राइसिंग के एलिमेंट्स को कौन ड्राइव करता है? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसको मार्केट फोर्सेस कहते हैं। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई ज़्यादा होंगी, जहाँ पर डिमांड हायर होगी, प्राइवेट सेक्टर उसी प्रोडक्ट की तरफ रिसोर्स को एलोकेट करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना। तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा होगा, वही चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करेगा। और इस सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा पावर होती है, गवर्नमेंट की मिनिमल इंटरफेरेंस होती है। सेकेंड है प्लान्ड इकोनॉमी, और वी कैन कॉल कमांड इकोनॉमी एज वेल। ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर ये सारी चीज़ों को, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, प्रोडक्शन को, प्राइसिंग को, मीन्स सारे रिसोर्स एलोकेशन के डिसीजन मेकिंग को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। चाइना काफ़ी टाइम तक, और जो नॉर्थ कोरिया है, ये वो सिस्टम्स फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाले जो डिसीजन हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं, और वो इन सबको कंट्रोल कर रही होती है। देन है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर दोनों के पास इकोनॉमी को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, और बोथ प्राइवेट और पब्लिक दोनों के पास कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे अब वो दोनों ही कंट्रोल कर रहे होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। जैसे प्राइवेट सेक्टर के पास प्राइवेट सेक्टर होता है और गवर्नमेंट के पास पब्लिक सेक्टर होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर भी प्रोवाइड करती है, और हेल्थ केयर भी दोनों प्रोवाइड करते हैं। डिफेंस जो है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है डिफेंस की जिम्मेदारी। और तो ये बेसिकली क्या है? ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि इकोनॉमी को सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और कुछ सेक्टर्स प्राइवेट के पास हैं और कुछ सेक्टर्स, कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास है, तो उनके फैसले गवर्नमेंट करती है, और जो प्राइवेट सेक्टर के पास इंडस्ट्रीज हैं उनके फैसले और उनकी डिसीजन मेकिंग कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। आज हम इसको यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे।